ओके। हाँ जी बच्चों, वापस मैं बता दूं आपको, हम जब बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं और इवेंट होते हैं। ट्रांजैक्शन कहते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, मतलब पैसे से संबंधित होनी चाहिए। आप बिजनेस के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में इन ट्रांजैक्शंस को आप मेजर करते हैं। और बच्चों, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जाता है, उनकी यूनिट क्या होती है? किस यूनिट में आप मेजर करते हैं? मॉनेटरी यूनिट्स में। ट्रांजैक्शन को आपने मेजर किया, उसके बाद में आप तो शॉप से सामान लेकर के घर पर आ गए। इवनिंग में बैठ करके शॉपकीपर क्या करेगा? पूरे दिन का लेखा जोखा करेगा। क्या सामान बेचा, क्या सामान खरीदा, कितनी वर्कर्स को सैलरी दी, कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो पूरा का पूरा शाम को इवनिंग में बैठ करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। और वो बुक्स जहां पर ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं आर नोन एज द जर्नल। रिकॉर्डिंग करने के बाद में बच्चों क्या होता है? ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन की जाती है। सर क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग। एक जैसे आइटम्स को एक जगह पर लिखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन द बुक्स नोन एज द लेजर। सर ये रिकॉर्डिंग में और क्लासिफिकेशन में अंतर तो बताओ, क्या अंतर है? बेटा एक बात बताओ, स्कूल शुरू होंगे, क्या करेंगे? क्लासेस के अलग अलग पीरियड लगेंगे आपके, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सिंगल रजिस्टर लेके चले जाते हैं। कोई भी टीचर आता है, अकाउंट्स के टीचर आए उसी रजिस्टर में लिख लिया, इको के आए उसी रजिस्टर में लिख लिया, मैथ्स की क्लास हुई उसी रजिस्टर में लिख लिया। तो वो तो क्या है, एक तरह से जर्नल हो गई कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है एक ही बुक में लिख रहे हैं। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, घर आकर के अलग अलग सेपरेट रजिस्टर बनाए हुए, मैथ्स का अलग, अकाउंट्स का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, बिजनेस स्टडीज का अलग। ठीक है, सबको आकर के क्लासिफाइड वे में, एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे। मैथ्स का काम मैथ्स की बुक्स में, अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की नोटबुक में। तो वो क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाएगा। मतलब अरेंजिंग द आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज द लेजर। सर बिजनेस के अंदर कैसी क्लासिफिकेशन होती है? वहां पे कौन सी अकाउंट्स की बुक है, वहां पर कौन सी इकोनॉमिक्स की बुक है? वहां पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की जगह बच्चों क्या है? कैश का लेजर बनेगा। कैश कहां से आया, कितना आया, कहां गया, कितना गया, कब गया, कितना बचा, एक कैश का लेजर। खर्चों का अलग लेजर बनेगा। सैलरी, हमने कितने वर्कर्स को कितनी सैलरी दी, कब दी, कितनी बची हुई है, सैलरी का लेजर अलग बनेगा। परचेजेस का लेजर अलग बनेगा, कब सामान कितना खरीदा, किससे परचेज किया, कितना पैसा दे दिया, कितना देना है। सेल्स का लेजर अलग बनेगा। ऐसे अलग अलग आइटम्स के सभी के लेजर्स अलग अलग बनाए जाते हैं। तो उससे एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। लेजर बनाने के बाद में बच्चों हम क्या करते हैं? समरी बनाते हैं। होता क्या है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी की बात करो और आप लेजर बनाना शुरू कर दो और इनकी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने लग जाओ इनको, आजकल तो सारा काम कंप्यूटर के अंदर होता है, सारा काम सॉफ्ट कॉपीज में होता है। लेकिन अगर आप इसे हार्ड कॉपीज में कन्वर्ट करने लग जाओ तो बच्चे पता चलेगा इतने इतने सैकड़ों रजिस्टर बन गए, कई सौ रजिस्टर बन गए। पता चल रहा है किसी को आपने अपनी इंफॉर्मेशन बतानी है तो उसके पास ट्रक भर करके किताबें भेज रहे हैं, देखो हमारी इंफॉर्मेशन चेक करो, ये रही इतनी सारी इंफॉर्मेशन। एसबीआई है, कहीं पर अपने रिकॉर्ड्स उसने देने हैं तो क्या करेगी? क्या ट्रक भर के लेजर्स भेजेगी, बुक्स भेजेगी वहां पर सामने वाले को समझाने के लिए? नहीं, वो क्या करते हैं? अपनी समरी प्रोवाइड करते हैं। और द स्टेटमेंट इन विच समरी इज शोन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज द ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस क्या होता है? समरी ऑफ द रिकॉर्डेड लेजर्स। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है तो बता देना, वापस समझाना है तो भी बता देना, कुछ चीज समझ में ना आए, कम समझ में आए तो बोल देना, रिपीट कर देंगे। समरी बनाने के बाद में बच्चों क्या होता है? आप अपने इस बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा कोई मुझे बताएगा बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? आपका तो रिजल्ट होता है 90%, 98%, 99%, 100%। बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट और लॉस, वेरी गुड। हम दो तरह से कह सकते हैं बिजनेस का रिजल्ट दो तरह का होता है। एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, मतलब बताता है कि उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है। और दूसरा होता है इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। सर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है?
फाइनेंशियल पोजीशन एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने बिजनेस की संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, एसेट्स के बारे में बताते हैं, आपके ऊपर क्या उधार है वो सारी चीजें बताते हैं, बिजनेस में ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है वो सारा कुछ बताते हैं। तो वो स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है पोजीशन स्टेटमेंट कहलाती है, और हम इनको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ये हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं बेटा, तो बैंक आपकी दोनों चीजें चेक करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करेगा और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी। प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए कि क्या टाइम से आप उनकी किस्तें वापस, इंस्टॉलमेंट वापस कर सकते हैं या नहीं, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए चेक करेगा कि क्या आप जितना लोन ले रहे हैं उतना लोन लेने की कैपेबिलिटी है आपकी या नहीं है। आपकी कुल संपत्ति पहले से बच्चे 50 लाख रुपए है और आप बैंक के पास जाके बोलते मुझे 100 करोड़ रुपए लोन दे, तो बैंक दे देगा क्या? नहीं देगा। आपकी पुरानी प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको लोन देगा। अच्छा एक बात बताओ, एसेट्स कहते हैं प्रॉपर्टीज को, किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज को। बेटा मैं कहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास अथर्व बच्चा है। अथर्व बेटा आपके पास प्रॉपर्टी है 5,000 करोड़ रुपए की, चलो आपकी नहीं है, आपके फ्रेंड की मान लेते हैं। कितने की प्रॉपर्टी है? 5,000 करोड़ रुपए की उस फ्रेंड की प्रॉपर्टी है। क्या बोलोगे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है बेटा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है, वेरी गुड। अब आप बाद में जाते हैं और अंदर जाकर के आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि उसके ऊपर तो बैंक का लोन है 6,000 करोड़ रुपए का। क्या है बेटा? बैंक का लोन। लोन मतलब उसके ऊपर उधार है, लायबिलिटी है 6,000 करोड़ की। 5,000 करोड़ की उसकी संपत्ति है। अब बताओ क्या बोलोगे बेटा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? वीक। वीक है, बिल्कुल। तो अगर हमारे ऊपर उधार हमारी संपत्ति से ज्यादा है तो बोलते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन तो बेकार है। तो जब आप फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं किसी के, तो आप उसकी बैलेंस शीट देखते हैं और वहां से उसकी एक्चुअल पोजीशन पता चलती है। केवल एसेट्स देखने से ही पता नहीं चलता कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है, साथ में आपको उसकी लायबिलिटीज भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन आपने जाननी, आपने बिजनेस का रिजल्ट पता कर लिया। उसके बाद में बच्चों हमें क्या करना होता है? अब उस बिजनेस को के रिजल्ट को एनालाइज करना होता है। एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस किसे कहते हैं? स्टडी करना, बिजनेस की रिजल्ट को, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को स्टडी करना। एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन कहते हैं बच्चों कंक्लूजन ड्रॉ करना किसी चीज के बारे में। ठीक है, आपने बिजनेस का रिजल्ट तो फाइंड कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं? जो भी उसके यूजर्स होते हैं उस रिजल्ट को स्टडी करते हैं। अच्छा बिजनेस ऐसा चल रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स का तो ये है, इसका मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को और इंप्रूव किया जा सकता है। ये सब स्टडी करना और उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन कहलाता है। एंड फाइनली हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस के रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो बच्चों यही अकाउंटिंग है, यही अकाउंटिंग का मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंटिंग में ये सब होता है। हम आज से शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग पढ़नी, इसी के अंदर घूमते रहेंगे। चाहे आप कभी भी एमकॉम कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, पीएचडी कर लो, अकाउंट में रहेंगे इसी के अंदर, इसी के अंदर घूमते रहेंगे। और यही डेफिनेशन भी है अकाउंटिंग की। पहले इसको नोट कर लिया बेटा आपने? तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं जरा इसकी, नोट कर लिया तो बता देना। सर लेजर और जर्नल में डिफरेंस बता दो प्लीज। हाँ बेटा, लेजर तो होती है डे बुक। डे बुक मतलब डे टू डे बेसिस पर जो भी ट्रांजेक्शन होती जा रही है वहीं लिखते जा रहे हैं। कैश लिया फ्रॉम अथर्व, सैलरी दी टू राम, सामान खरीदा परचेज फ्रॉम श्याम, है ना? कोई भी ट्रांजेक्शन होती जा रही है कहां पर लिखते जा रहे हैं? जर्नल में। बात समझ में आ गई बेटा? और यस सर। बाद में क्या होगा? हम इनके लेजर बनाएंगे कि कैश का लेजर अलग है, वहां पर अथर्व से कितना कैश आया वो लिख देंगे, सैलरी कितनी दी वो लिख देंगे,
परचेज कितने का किया कैश में, वो लिख देंगे। तो कैश की कंप्लीट डिटेल आपको जहां पर मिलेगी वो लेजर कहलाएगा। अब जर्नल में तो कंप्लीट डिटेल नहीं मिल सकती ना एक पर्टिकुलर आइटम की, वहां पर कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा सभी ट्रांजेक्शन का जो एक दिन में हो रही है। और एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो वो आपको मिलेगी लेजर से। जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल जाते हैं, एक दिन में आपने क्या काम किया वो तो आपका एक सिंगल रफ रजिस्टर से पता चल जाता है ना। और आपने अकाउंट्स में कितना काम किया, आपने इकोनॉमिक्स में कितना किया, आपने मैथ्स में कितना किया, वो आपके सेपरेट सेपरेट रजिस्टर से पता चलेगा। बात समझ में आ गई अथर्व? Yes, sir. हाँ जी मान्या, नोटेड। सीआर नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके ठीक है, यही डेफिनेशन है। और चलो मैं डेफिनेशन अब नीचे लिखता हूं इसके। सबसे पहले तो हमने कहा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, एंड एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द लैंग्वेज। आपको पता है कि कोई भी मोड जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। तो अकाउंटिंग के थ्रू बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज ऑल्सो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द लैंग्वेज। तो वी कैन से, पहली डेफिनेशन अकाउंटिंग की मैं लिख रहा हूं बच्चों। अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन तो हम ये कहेंगे कि सिंस accounting, or you can say that accounting is the language of business. Accounting is the language of business. क्यों सर? Because through accounting we can communicate the information of business to its various users. तो एक बात पता चल गई अकाउंटिंग की क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात, जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। एक डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा, और वो डेफिनेशन क्या है वो मैं लिख रहा हूं बच्चों। डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग किसे कहते हैं, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money to the transaction and events which are in part at least of फाइनेंशियल कैरेक्टर, नोट करते चलेंगे, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ।
ये बच्चों डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अब ये बताओ क्या इसका मीनिंग समझाने की जरूरत है अभी? ये मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, बात हुई थी थोड़ी देर पहले। अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन करते हैं, समरी बनाते हैं, और ये सारा काम हम किस टर्म्स में करते हैं? मनी की टर्म्स में। किस चीज को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, समरी बना रहे हो? ट्रांजैक्शंस और इवेंट की। कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट की? जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, और बाद में क्या करते हैं? उसके रिजल्ट्स को, बिजनेस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मान्या, डेफिनेशन इज क्लियर? बेटा बोलते हुए चलेंगे, मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरी दो विंडोज आपके सामने खुली हुई हैं, एक स्क्रीन शेयरिंग हो रही है और दूसरी है बच्चों कैमरे के साथ में। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप स्क्रीन शेयरिंग वाली देखें, उसमें आपकी स्क्रीन क्लियर रहेगी। चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम आपकी बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। सर ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं? बेटा मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा आज आपको। अभी तक जो मैंने बताया वो कुछ नया नहीं था। आपको पता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में लेन देन होता है, पैसे से संबंधित चीजों का लेन देन होता है। और आपको पता है जब बिजनेस चल रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग हो रही होगी। रिकॉर्डिंग आपको पता चल गई, जिस बुक्स में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? जर्नल। उनकी हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसे लेजर बोलते हैं। समरी बनाते हैं, बिजनेस के रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। सब चीजें पहले से पता थी आपको, मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब उसी तरीके से जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वो है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको मालूम है पहले से, मैं सिर्फ उसका वर्ड आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों ट्रांजैक्शन की। तो बच्चों ट्रांजैक्शन में आपको बता चुका हूं क्या होता है, ये नोट करना है। ट्रांजैक्शन मींस व्हाट? ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात हो गई थी इस बारे में। कैसी होनी चाहिए ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। और ये कोई भी वो फाइनेंशियल इवेंट होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस टर्म्स में? ट्रांजैक्शन को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और ट्रांजैक्शन विल ब्रिंग्स द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। कोई भी ट्रांजैक्शन होने से बच्चों बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं। सर कैसे चेंजेस आ जाते हैं? देखो बेटा, आप शॉप पर गए, उस शॉप के अंदर आपको परचेज करना है, मान लीजिए एसी। तो जो शॉपकीपर एसी परचेज करके लाया होगा, कितने का लाया होगा? 40,000। कस्टमर आता है शॉप में, बोलता है भाई साहब हमें एसी दे दो। तो शॉपकीपर ये बताओ, ये जो एसी वो 40,000 का परचेज करके लाया था, क्या ये 40,000 में ही दे देगा? बोलो। हाँ सर दे देगा। सही है बेटा। 40,000 रुपए का एसी लाया था, क्या ये 40,000 में ही बेच देगा? हाँ या ना तो बताओ कुछ। No, sir. नहीं, कितने में सेल करेगा? सपोज 45,000 में। तो हम कह रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। तो कैसे चेंज हो रही है? इस शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसका सामान खत्म हो गया। कितने का खत्म हो गया? 40,000 का। इसने कस्टमर से कैश ले लिया, कितने का कैश लिया? 45,000 का। और उस पूरे प्रोसेस में इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। कितने का? 5,000 का। तो देखो बच्चे, हो गई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज या नहीं? कैश बढ़ गया, सामान दुकान में कम हो गया, थोड़ा सा मुनाफा भी हो गया, थोड़ा सा पैसा भी कमा लिया। तो यही कहलाता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को हम कह सकते हैं कि इट ब्रिंग्स द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस करते हैं। नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर हम आगे चलने वाले हैं।
नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे एसेट्स की। तो बेटा एसेट्स किसे कहते हैं, लिखना शुरू करेंगे। एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स को अगर हम हिंदी में सीधे सीधे बोले तो एसेट्स बोला जाता है बेटा संपत्ति को, ठीक है। और अगर हम इसे डिफाइन करें सर, तो एसेट आर द प्रॉपर्टीज, एक बात, या लीगल राइट। एसेट या तो प्रॉपर्टीज होते हैं या फिर लीगल राइट होते हैं, एक। दूसरा, इट इज ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस के पास खुद की चीजें होती हैं ये। तीसरी बात आप कह सकते हैं हैविंग मनी वैल्यू, एसेट्स की कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होती है। एसेट्स मस्ट हैव मनी वैल्यू, इनकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। और एसेट इज एनीथिंग दैट गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, एसेट गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, एसेट हमें बेनिफिट देते हैं फ्यूचर में। लिखो बच्चे एसेट के बारे में, मैं अभी समझाता हूं। एसेट क्या है? प्रॉपर्टी, लीगल राइट, ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस की खुद की होती है, इनकी मनी वैल्यू होती है, और विच प्रोवाइड्स बेनिफिट इन फ्यूचर इज नोन एज द एसेट। एसेट की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, और जब नोट कर लेंगे तो बताइएगा, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, यस सर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एसेट की। टाइप्स ऑफ एसेट, एसेट तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट्स की। लिखते हुए चलो, मैं समझाऊंगा अभी। सेकंड होते हैं करंट एसेट्स, और तीसरे होते हैं बच्चों फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे। आइए, अब हम पहले बात करेंगे किसकी? नॉन करंट एसेट्स की। तो बच्चों नॉन करंट एसेट्स के बारे में लिखना शुरू करो। मैं फिर से कह रहा हूं, बुक में मत घुसना, प्रैक्टिकली रिलेट करते हुए चलना और मुझे बताते हुए चलना। तो फिक्स एसेट के बारे में बच्चों पहले बोला जाता है कि फिक्स एसेट आर दोज विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, which are held in the business for the purpose of operating the business, not meant for sale। बेटा बिजनेस में कौन से एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं? जो हमने बिजनेस में रखे हुए, किस लिए? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, ना कि बेचने के लिए। दूसरी बात, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये हमें लंबे समय के लिए बेनिफिट देते हैं। तीसरी बात, डज नॉट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, इनको हम बार बार चेंज नहीं करते, डज नॉट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ये हमारे नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। नॉन करंट एसेट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू वेज, एक टेंजिबल एसेट और दूसरे इनटेंजिबल एसेट। नॉन करंट एसेट्स के टाइप कितने हैं बच्चों? दो हैं,
एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स नाम से पता चल रहा है, एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, एसेट्स हैविंग physical existence that can be seen or touched are tangible assets, while those assets which does not have physical existence, जिन्हें हम देख नहीं सकते, that cannot be seen or touched, comes under intangible asset। हाँ जी बच्चों, अब चलो, अब मुझे समझाओ, अब आती है बात समझने की। तो बेटा कुछ एग्जांपल दोगे जो बिजनेस में होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, ना कि बेचने के लिए आप रखते हैं, लंबे समय तक चीजें आपको बेनिफिट देती हैं और आप इन्हें बार बार चेंज नहीं करते, और ये दिखाई भी देती हैं। बताओ बेटा कुछ एग्जाम्पल दो। अथर्व, आ रहा है कुछ दिमाग में? बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को सोचो, बुक के अंदर नहीं घुसने का, बुक के अंदर बिल्कुल नहीं घुसना। सोचो आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए रखते हो? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स। ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी टेंजिबल नॉन करंट एसेट है जो हम हमारे बिजनेस में रखते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। ये सारी चीजें लंबे समय के लिए बेनिफिट देती हैं और बार बार चेंज नहीं होती, तो ये हमारी कहलाती है नॉन करंट टेंजिबल एसेट। ठीक बच्चों, बताया था ना प्रॉपर्टी होती है हमारी, एसेट्स किसे कहते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है या ये हमारे लीगल राइट हैं, और ये बिजनेस ने ओन किए हुए हैं और इनकी कुछ मनी वैल्यू है, तो ये बन गए ना एसेट। यस सर। अब बताओ बेटा, इंटेंजिबल एसेट के कोई बच्चा मुझे एग्जांपल दे सकता है? ऐसी चीजें जो बिजनेस में होती हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। सोचो सोचो सोचो, बुक के अंदर मत घुस के सोचो, आप बिजनेसमैन हो ये सोच के बताओ, 2 मिनट के लिए बिजनेसमैन बन जाओ। गुडविल, गुडविल क्या होती है बेटा? रेपुटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा और सेटलमेंट, सॉरी सेटलमेंट, सेटलमेंट 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 नहीं 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 नहीं, वो अलग बात होगी, वो तो डिस्काउंट विस्काउंट में चला जाएगा। सॉफ्टवेयर इसके बाद में आ जाएगा आपके डिजाइन्स। कुछ फिजिकल नहीं होता, होता है तो पेपर पर होता है ये सारी चीजें। गुडविल, रेपुटेशन होती है ना मार्केट में, सर ठीक है मान लिया होती है गुडविल, हमें भी समझ में आ रहा है, अच्छा नाम है तो कंपनी की गुडविल अच्छी है, लेकिन एसेट की डेफिनेशन तो आपने ये बताई थी कि वो बेनिफिट देती है, तो क्या गुडविल से बेनिफिट मिलता है? एसेट की डेफिनेशन में था कि इनसे बेनिफिट मिलता है, तो हाँ बिल्कुल गुडविल से आपको पता चल रहा है बेनिफिट मिलता है। ठीक है, पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट का मतलब है कोई आपने प्रोडक्ट बनाया फर्स्ट टाइम और आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया कि कोई और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सेम फॉर्मूला यूज करके, तो वो आपका पेटेंट मार्क हो जाएगा। जैसे कोविशील्ड फाइजर ने बनाई है तो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता अगर पेटेंट करा लेते हैं फाइजर वाले। ठीक है, और आजकल ये भी चर्चा चल रही है कि भाई कोई भी वैक्सीन को पेटेंट नहीं कराएगा, क्योंकि वैक्सीन को पेटेंट कराने का मतलब है कि कोई और उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता, और अगर आप प्रोडक्शन का राइट सामने वाले को दोगे तो उससे पैसा लोगे, तो वो वैक्सीन और महंगी हो जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्ट को यूज करने का राइट देने के लिए क्या बोलते हैं? पेटेंट। कॉपीराइट किसे बोलते हैं बेटा? कॉपीराइट बोलते हैं स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट को यूज करने का राइट कॉपीराइट। कि जैसे आपकी बुक कौन सी है? बुक के राइटर है टीएस ग्रेवाल, इन्होंने कॉपीराइट किसको दिया हुआ है? अपने नाम का, सुल्तान चंद एंड सन्स को। ये कौन है? पब्लिशर है, ये किताबें छापते हैं
और नाम इस्तेमाल करते हैं किसका, टीएस ग्रेवाल का। तो टीएस ग्रेवाल का कॉपीराइट किसके पास है, सुल्तान चंद्र एंड सन्स के पास, कि ये इनके नाम का यूज करके बुक्स बना सकते हैं। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क देखा है ना, नाइकी का होता है, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट का आप केवल सिंबल देख करके समझ जाते हैं कि हाँ ये तो उस कंपनी का है, तो उससे भी बेनिफिट मिलता है। सॉफ्टवेयर आपको पता है बेनिफिट तो देते हैं परंतु दिखाई नहीं देते, मनी वैल्यू भी होती है। डिजाइन्स, रेसिपीज, ये सभी हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। बेटा नोट करना, फिर हम आगे चलते हैं। सर रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क एक ही बात होती है? इनको हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं। पेटेंट कराने का मतलब है रजिस्टर्ड करा लिया, पेटेंट मार्क ले लिया, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके पास में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया कि ये कोई और यूज नहीं कर सकता, हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, मतलब वो आइटम हमारा पेटेंट हो गया। ओके सर। नोटेड। तो हम आगे चले, एग्जाम्पल एक एक क्लियर होना चाहिए, एक एक पता होना चाहिए किसमें क्या है, क्योंकि मेरा पर्पस जबरदस्ती का रटवाने का नहीं है। पर्पस क्या है मेरा, एक बात बताओ बेटा, 2 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना। अकाउंट्स पढ़ रहे हो कितने दिन, 11th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल, कुल मिला के कितना, 5 से 6 साल। उसके बाद क्या होगा, कहाँ जाओगे बेटा, बिजनेस करोगे, नहीं तो जॉब करोगे, यही तो 2 काम होंगे। अगर जॉब करते हो तो क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आपको क्या बनाना पड़ेगा सामने वाले के लिए, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स आपको प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए, रटने का नहीं। जॉब नहीं करते, अपना बिजनेस करोगे, तो अपना बिजनेस संभालने के लिए भी तो अकाउंट्स पता होनी चाहिए। आपकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या लैंड है, क्या बिल्डिंग है, क्या मशीनरी है, कैसे उनको लिखना है, किसको क्या बोलते हैं, आपको यही पता नहीं गुडविल एसेट है या लायबिलिटी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। चलो नेक्स्ट आगे चल रहा हूं मैं बेटा, चेंज कर दो स्क्रीन। यस सर। ओके, एसेट्स हम बात कर रहे थे, 2 तरह के थे, नॉन करंट एसेट्स हमने देख लिए, अब आइए करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स किसे कहते हैं, करंट एसेट्स के बारे में लिखिए पहला कि हेल्ड इन बिजनेस, करंट एसेट्स आर हेल्ड इन बिजनेस, बिजनेस में हम इनको रखते हैं किस लिए, फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश। हमारा पर्पस होता है कि तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए या जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात, करंट एसेट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं हमें। तीसरी बात, करंट एसेट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, ये बार बार बदलते रहते हैं। सर एग्जांपल बताओ, सोचो बेटा किसी फैक्ट्री में पहुंच जाओ, गए हो कभी फिर किसी फैक्ट्री के अंदर, अच्छा किसी शॉप में तो गए हो, हाँ सर शॉप में तो गए हैं, तो बेटा बताओ वहां पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बार बार बदलती रहती हैं, और वो प्रॉपर्टी भी है। एसेट की डेफिनेशन क्या थी, प्रॉपर्टी और लीगल राइट। तो कैश बैलेंस बार बार बदलता रहता है, सेम रहता है, चेंज होता रहता है। बैंक बैलेंस, ये भी तो प्रॉपर्टी है, दोनों किसके अंदर आते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज में आते हैं। बैंक बैलेंस, शॉप में सामान पड़ा होता है, स्टॉक पड़ा होता है, वो भी क्या है, करंट एसेट। क्यों सर ये करंट एसेट क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस में रखा हुआ है आपने किस लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, कस्टमर आएगा बेच दोगे पैसा मिल जाएगा। बार बार चेंज होता रहता है स्टॉक, हाँ सर चेंज होता रहता है। इसके अलावा डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, सर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, हाँ बैंक बैलेंस का ही पार्ट हो गया वो, यू कैन से, क्योंकि पैसा बैंक में ही रखा हुआ है वो भी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। अब बच्चों ये बताओ, मुझे तो पता है कि आपको किस किस का मीनिंग नहीं मालूम, अब आप मुझे बताओ कि आपको किस किस का मीनिंग यहाँ से मालूम नहीं है। सर 3 का मीनिंग मालूम है, पक्का सर मालूम है। डेटर्स का मीनिंग नहीं पता आप लोगों को, किसी को पता है तो बोलो। सर जो लोन प्रोवाइड करते हैं या जो लोन ले, जिन लोगों से हमें पैसा लेना है, जिनके पास मेरा पैसा रखा हुआ है,
वो हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है बेटा, डेटर्स कौन होते हैं? पर्सन who owes money, from us on account of credit sale। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, यहां से 3 बच्चे मेरे साथ हैं, बिजनेस किसके घर में है? अथर डैडी बिजनेस में, सर्विस में? सर्विस। सर्विस। मान्या? बिजनेस। ओके। और सिया? Business. बिजनेस। ठीक है, तो चलिए हम कहते हैं कि मान्या का बिजनेस है, नहीं सिया का बिजनेस है। ओके, सिया का बिजनेस है बेटा। बिजनेस मान लेते हैं आपका किस चीज का है, किस चीज का मान ले? चलो हम मान लेते हैं कि आपका बिजनेस है एसी का, एसी बेचते हो। मैं आपकी शॉप पर जाता हूं, आपसे बोलता हूं बेटा सिया गर्मी शुरू हो गई है, एक एसी आप हमारे सेंटर पर पहुंचवा दो, बच्चों को गर्मी लगती है, थोड़ी ठंडी हवा मिल जाएगी। तो सिया ने ये एसी मुझे दे दिया 50,000 रुपए का। मैंने कहा बेटा सिया आप तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं आपको ये पैसा 2 महीने बाद दे दूं, चलेगा? सिया ने कहा कोई बात नहीं सर, मैं तो वहीं पढ़ने आती हूँ, मैं भी बैठ के थोड़ी सी हवा खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे 2 महीने बाद दे देना। तो बेटा सिया आपको मेरे से पैसा लेना है या आपने मुझे पैसा देना है? आपने मेरे से पैसा लेना है। तो मैं सिया के लिए क्या बन गया? डेटर। टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, वो व्यक्ति जिसको हम सामान बेचते हैं क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है। बात समझ गए? सर आपने कहा था एसेट होते हैं डेटर, और एसेट की डेफिनेशन आपने दी थी कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। तो क्या कोई पर्सन हमारी प्रॉपर्टी बन सकता है? नहीं। हमने 2 बातें बताई थी, एसेट आर द प्रॉपर्टी, और दूसरी बात क्या बोली थी बेटा इसके साथ? लीगल राइट। सिया ने मुझे बेचा एसी, तो हम यहाँ पर ये पर्सन सिया की प्रॉपर्टी नहीं बन गया, लेकिन इस पर्सन के ऊपर सिया का लीगल राइट जरूर हो जाएगा। बेटा कितना लीगल राइट है आपका इसके ऊपर? 50,000 रुपीज रिकवर करने का लीगल राइट है। तो ये पर्सन कौन है आपका? डेटर है। बात समझ गए बच्चों? जिनको उधार पर सामान बेचते हैं, जिनसे पैसा लेना है। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं, जिन बिल्स के अगेंस्ट पैसा लेना है। जो भी पैसा मुझे लेना होता है वो एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, बच्चे नाम से पता चल रहा है, एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस। आपने रेंट दे दिया एडवांस में पूरे साल का, 12 महीने का, 1,20,000 रुपए। तो ये रेंट आपके लिए क्या है? प्रीपेड रेंट है, एडवांस में पैसा दे दिया, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में 12 महीने तक मिलता रहेगा। और जिस भी चीज का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा वो हमारे लिए एसेट कहलाते हैं। एक्रूड इनकम किसे कहते हैं बच्चों? एक्रूड इनकम इज द इनकम विच इज अर्न बट नॉट येट रिसीव। इनकम हमने अर्न तो कर ली, परंतु पैसा हमें मिला नहीं, पैसा लेना है। जो मान लो मैंने किसी का काम करा दिया, वहां से मेरी कुछ कमीशन आनी है, तो वो कमीशन मेरे लिए क्या है? एक्रूड कमीशन। इनकम है, अर्न कर ली है, परंतु पैसा नहीं मिला, पैसा मुझे लेना है। तो ये मेरे लिए बन गई बच्चों एक्रूड इनकम। नोट करेंगे जल्दी से, और हो जाता है तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। एसेट्स हमने देख लिए, फिक्टिशियस एसेट होते हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे। पहले आगे चलते हैं, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल किसे कहते हैं बच्चों? कैपिटल मींस सम इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। ओनर जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है बेटा, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर एज internal liability for the business।
ये बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी कंसीडर की जाती है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अथर्व की। अथर्व अब से 6 साल बाद जाकर के बोलते हैं कि भाई जॉब वॉब में तो कुछ नहीं रखा हुआ, मुझे तो बिजनेस करना है। और बिजनेस करना है किस चीज का बेटा? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खोलना चाहते हो आप, गारमेंट्स बनाना चाहते हो, उसके लिए फैक्ट्री डालनी है। तो बेटा फैक्ट्री डालने के लिए क्या चाहिए अथर्व? पैसा चाहिए। Yes, sir. फैक्ट्री बनाने के लिए आपको लैंड चाहिएगी। बेटा मैं अकाउंट्स नहीं सिखा रहा, बिजनेस सिखा रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से, लैंड और बिल्डिंग चाहिए 2 करोड़ रुपए की, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर्स आजकल चाहिए, डिजाइनिंग वगैरह करनी पड़ती है, व्हीकल्स चाहिए सामान लाने ले जाने के लिए। कुल मिलाकर के 2 करोड़, 1 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़, यहाँ पर 50 लाख रुपए, और यहाँ पर भी 50 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर के बेटा अथर्व कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़ रुपए मान लेते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, है ना। अब फैक्ट्री चलाने के लिए बेटा, फैक्ट्री का नाम आपने कहा कि अथर्व गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अथर्व प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अथर्व ने एक कंपनी खोल दी, क्या नाम रख लिया बेटा अथर्व इसका? अथर्व प्राइवेट लिमिटेड, जिसको चलाने के लिए आपको चाहिए 5 करोड़ रुपए। तो अब ये जो है, ये सभी को बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इनको क्या टर्म देते हैं? ये सभी चीजों को क्या बोलोगे इकट्ठे आप? एसेट्स, एसेट्स बोलेंगे ना। तो बिजनेस capital. चलाने, हाँ नहीं, इन आइटम्स को, इन आइटम्स को, ये तो सब एसेट्स है ना। Okay, yes, sir. हाँ जी, तो हमें क्या करना है? 5 करोड़ के एसेट्स चाहिए अथर्व को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। 5 करोड़ के संपत्ति बनानी है, तो उसको कहेंगे एसेट्स। अब इतनी सारी लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए बेटा आपको पैसा लाना पड़ेगा। अथर्व कहाँ से लाओगे? कुछ पैसा अथर्व ने घर से अरेंज कर लिया, डैडी ने दे दिया। तो जो डैडी दे रहे हैं बेटा, उस पैसे को क्या बोलेंगे? कैपिटल। यही बोला ना, सम इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। अथर्व जो अपने घर से पैसा ला रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल। कितना लाया अथर्व? 3 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर। बात समझ गए बेटा? 2 करोड़ की शॉर्टेज और भी है बेटा, बिजनेस करना है तो ये 2 करोड़ रुपए कहां से लेके आओगे अथर्व? है कुछ आइडिया? Bank. वेरी गुड, बैंक के पास जाओगे, फाइनेंस करा लोगे, लोन ले लोगे बैंक से, है ना। बैंक से लोन ले लिया, और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बोल सकते हैं बेटा। तो बिजनेस ऐसे चलता है, एसेट्स बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा आता कहां से है? या तो ओनर कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अरेंज करते हैं। तो यू कैन से दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल सोर्सेज से जो पैसा लेते हैं उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोटेड। तो मैं नेक्स्ट आगे चल रहा हूं। मान्या चेंज कर दें बेटा? Yes. अथर्व नोटेड? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हमारा कैपिटल भी आपको पता चल गया। बिजनेस में एसेट्स अरेंज करने के लिए जो ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और अब आगे लायबिलिटी। लायबिलिटीज किसे कहते हैं? लायबिलिटी मींस सम ओ बाय बिजनेस। जो बिजनेस के ऊपर उधार है उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। सम ओ बाय बिजनेस इज नोन एज द लायबिलिटी। बिजनेस के ऊपर उधार, ठीक है। इसकी दूसरा वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं, या फिर हम इसे डेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लायबिलिटी की 2 तरह की लायबिलिटीज होती हैं। एक होती है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है आपकी करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
नॉन करंट लायबिलिटी पहले देखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स सम owed by business for the period of more than 12 month। जो पैसा हम उधार लेते हैं 12 महीने से ज्यादा के लिए, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी बोलते हैं sum owed by business for to be payable within a year। एक साल के अंदर अंदर जो पैसा हमने वापस करना होता है वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी कहलाता है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं बच्चों, बैंक लोन, बैंक से 10 साल के लिए लोन ले लिया। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा मांग लिया जाकर के डायरेक्टली 10 साल के लिए, जिसे हम डिबेंचर्स भी बोलते हैं। ठीक है। और करंट लायबिलिटी जो पैसा एक साल के अंदर अंदर वापस करना है, इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और अनअर्न्ड इनकम, और बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारे हो गए करंट लायबिलिटीज। सर अब इनका मीनिंग बताओ। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? सिया, थोड़ी देर पहले आपने मुझे सामान बेचा था, तो मैं आपका कौन था? डेटर था, आपने मुझसे पैसा लेना था, और आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे सिया? आप मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपका पैसा वापस करना है। तो हमने जिसका पैसा देना होता है वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। द क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम whom we owe money, जिनसे हमने पैसा उधार लिया हुआ है। फॉर क्रेडिट परचेजेस, उधार पे सामान खरीदा, मैंने आपसे उधार पर सामान खरीदा था, तो मैं आपके लिए डेटर और आप मेरे लिए क्रेडिटर। बिल्स पेबल, those bills against which we have to make the payment is known as the bills payable। outstanding expenses, expense due but not paid, खर्चा है, ड्यू हो गया, पैसा दिया नहीं, देना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया इस महीने का, आज क्या तारीख है? 8 तारीख, 5 तारीख को आ गया था 10,000 रुपए का बिल मेरा इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी का, वो मुझे पे करना है, अभी तक मैंने दिया नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ड्यू हो गया है, खर्चा हो गया है, बट नॉट पेड, दिया नहीं है, देना है। तो जो भी पैसा बच्चों हमने देना होता है, वापस करना होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ जी, तो बच्चों बताओ जरा, यहां पर सिया बेटा, मैं आपसे पूरे साल की फीस एडवांस में ले लूं, तो बताओ वो मेरे लिए क्या है? इनकम या मेरा लायबिलिटी? सर इनकम। इनकम। अथर्व, आपको क्या लगता है, वो मेरी इनकम है, लायबिलिटी है? मैं आपसे पूरे साल की फीस एडवांस में ले लेता हूं तो। सर आपकी इनकम। इनकम। मान्या, आपको क्या लगता है बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी लगती है। मान्या सही सोच रही है। क्यों बेटा? सिया, जैसी मैंने सोचा ना कि मेरी इनकम होगी, मैंने सिया से फीस ले ली, ये लो पॉकेट में रखी, और जैसे मैं सोचूंगा इनकम होगी, कमाई होगी, चलो निकल लो, अब क्या जरूरत है पढ़ाने की, घूम के आते हैं, अब तो 1 साल बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। ठीक, तो क्या ये सही होगा सिया? गलत, बिल्कुल गलत होगा, है ना? तो सर ये आपकी लायबिलिटी क्यों है? क्या आपने मेरा पैसा वापस करना है? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर जो भी पैसा हम एडवांस में लेते हैं बच्चों, वो हमारे लिए क्या बन जाती है?
रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और हमारी लायबिलिटी की डेफिनेशन में भी तो था रेस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ गए ना? जैसे मैं फीस आपसे एडवांस में लेता हूं, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द सर्विसेज, और अगर मैं सर्विसेज नहीं पे करता तो आपका पैसा वापस करना पड़ेगा मुझे। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, और जैसे ही आपका काम हो जाएगा, एक साल मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके एग्जाम्स ओवर हो गए, फिर वो मेरी लायबिलिटी खत्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, फिर जो मेरे को पैसा मिला था वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा लायबिलिटी से, किस में? अपनी इनकम में। ठीक, अब बच्चों समझ में आ रहा है ना मीनिंग? देखो, मैं आपको कोई बुकिश चीजें नहीं पढ़ा रहा, बार बार बोल रहा हूं, ये चीजें आपके सामने बार बार आनी है। आप अपना बिजनेस करने जाएंगे तो भी, आप जॉब करने जाएंगे तो भी, आप कुछ नहीं करेंगे, पापा ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके दे दिया है, तो भी हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उसको संभालने के लिए भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? मनी ओवरड्रॉन फ्रॉम द बैंक, मनी ओवरड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बेटा अथर्व, क्या हम बैंक से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं? ओवरड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में मेरे 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, क्या मैं बैंक से 50,000 रुपए निकाल सकता हूं? नहीं सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस में अकाउंट होते हैं, बिजनेस में अकाउंट होते हैं, उनको बोलते हैं करंट अकाउंट। वहां पर बैंक वाले आपको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं कि आप 1 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं समझाऊं, बेटा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी तो पता है ना आपको? यस सर। हाँ, क्रेडिट कार्ड है, बैंक में आपके बैलेंस पड़ा हुआ है, अथर्व के बैंक में बैलेंस पड़ा है 20,000 रुपए। अब अथर्व गया मार्केट और फोन पसंद आ गया बढ़िया सा। बेटा अथर्व को फोन पसंद आ गया, लेकिन उसकी कीमत थी 50,000 रुपए की। पैसा बैंक में था नहीं, लेकिन अथर्व की पॉकेट में क्या था? क्रेडिट कार्ड था। तो बेटा बताओ, बैंक में है 20,000 रुपए, आप बैंक से पेमेंट कर सकते हो 50,000 की अब इसके थ्रू? यस सर। हाँ, अब कर सकते हैं ना? तो इसी को तो बोलेंगे हम ओवरड्रॉन। अब तो हो गया ना बेटा ओवरड्रॉ, 20,000 रुपए बैंक में, और पेमेंट कर दी बैंक से कितने की? 50,000 रुपए की, तो इसे क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो 20 कितना पैसा अब आपके ऊपर उधार है बैंक वालों का? 30,000 आपने बैंक वालों का वापस करना है, तो ये हमारे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी। पैसा वापस करना है बैंकर का, जो भी पैसा हमने देना होता है किसी का, वो हमारे लिए लायबिलिटी। नोट कर लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो वापस बोल दीजिए, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट हटा दें इसको। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारी टर्म है, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, कुछ नया नहीं सीखेंगे आप अकाउंट्स में, सब कुछ आपका आता है आपको। चलो, सबसे पहले अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ड्राइंग्स आप कहेंगे मनी और गुड्स ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओनर जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? ड्राइंग्स बोला जाएगा। ठीक है, इट रिड्यूसेस द कैपिटल। ये क्या करता है? बिजनेस की ओनर की, बिजनेस में ओनर की कैपिटल को कम कर देता है ड्राइंग्स। अथर्व ने अभी एक बिजनेस शुरू किया था, उसमें संपत्ति कितनी इकट्ठी कर ली थी अथर्व ने? 5 करोड़ रुपए की। कहां से इकट्ठी कर ली थी? कुछ पैसा घर से लेके आए थे, जिसे बोलेंगे कैपिटल। बेटा कितना लाए थे? 3 करोड़ रुपीज। बाकी का 2 करोड़ रुपए बैंक से उधार ले लिया था। जो उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज।
बैंक से उधार लिया था 2 करोड़ रुपए। बेटा यहां पर ये पैसा किस फॉर्म में है? कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, इन फॉर्म में है। और पैसा ये सब आया कहां से? यहां से आया। तो अब अथर्व आपको अर्जेंटली ऐसा कुछ काम पड़ जाता है कि आपको एक नई बढ़िया बढ़िया सी कार खरीदनी पड़ती है 50 लाख रुपए की। पापा ने पैसा देने से मना कर दिया, अभी अभी तो तेरे बिजनेस में लगाया है, अभी वापस तेरे को नई कार चाहिए, मैं तो नहीं दिला रहा। लेकिन कार इतनी पसंद आ गई अथर्व को कि रुका नहीं जा रहा, कहता मैं तो लेके आऊंगा, चाहे बिजनेस से पैसा निकाल के लेके आऊं। तो बेटा अथर्व बिजनेस में कितना कैश पड़ा हुआ है आपके? मान लेते हैं 5 करोड़। तो बिजनेस से अथर्व ने क्या किया? 50 लाख रुपए बिजनेस से निकाल लिए। तो एसेट्स कितने रह गए आपके अथर्व बिजनेस में? 4 crore 50 lakh. है ना। और जो आपने बिजनेस में पैसा डाला था 3 करोड़ डाला था, 50 लाख वापस निकाल लिया ना, इसी को तो कह रहे हैं ड्रॉइंग। तो कैपिटल कितनी रह गई अब आपकी? 2.5 करोड़। 2.5 crore. और उधार तो उतने का उतना ही है बैंक का। तो अब देखो वापस इक्वेशन आ गई, टैली हो गई। तो एसेट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम बात कर रहे थे कि जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उससे ओनर की कैपिटल जो पहले 3 करोड़ थी वो अब 2.5 करोड़ रह गई। पैसा बिजनेस में ओनर का कम हो गया। दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।